नमस्कार। सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। और आज एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत रासो साहित्य को। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी की, पिछले वीडियो में मैंने आपको रासो साहित्य से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो है वो बताए थे। और अब जो है आज के वीडियो में जो है रासो साहित्य से संबंधित जो उसकी प्रामाणिकता पर होने वाली जो बातें हैं, ठीक है, वो हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उसके कथानक के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ पृथ्वीराज रासो के कथानक के विषय में। इससे पहले आपको एक विशेष बात बता दूँ कि जितनी भी आदिकाल की जो भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सभी मैंने लाइन से प्लेलिस्ट में लगा दी हैं 1 2 3 के क्रम में। तो आप सभी आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ वाले कॉलम पर जाकर, मेरे चैनल पर वीडियोज़ वाले कॉलम पर जाइए और वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट निकालिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आप आसानी से जो है रेगुलर वीडियोज़ पढ़िए, अल्टरनेटली पढ़िए, 1 2 3 के क्रम से पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो जो ये महाकाव्य है, इसके मुख्य बिंदु तो मैंने बता ही दिए। और इसके कथानक की अगर बात करें तो देखिए, कथानक को जो है 5 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के कथानक को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है कथानक के अंतर्गत दिया गया है, दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री का राजा सोमेश्वर के साथ विवाह। यानी कथानक, यानी जब पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज रासो की शुरुआत में जो पहला कथानक है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो दिल्ली का जो राजा था अनंगपाल, ठीक है, दिल्ली के राजा अनंगपाल ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किया था राजा सोमेश्वर के साथ, ठीक है। तो राजा सोमेश्वर के साथ जब विवाह किया अनंगपाल ने, तो जो सोमेश्वर थे वो कन्नौज के राजा थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कन्नौज और दिल्ली के बीच में एक संबंध जो है, अच्छा संबंध स्थापित हुआ। तो इससे क्या हुआ, जब दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री का विवाह हुआ राजा सोमेश्वर के साथ, तो ये पति पत्नी थे और इन्हीं से पृथ्वीराज का जन्म हुआ था, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर था। अभी लेटेस्ट में ये नवोदय के एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही डीप स्टडी कीजिए, कि एक पॉइंट को देखिए, ठीक है। अब देखिए, विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। और कौन था पुत्र, वो पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। इसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के नाना द्वारा उन्हें गोद लेना, ठीक है। यानी कि अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे, उनके नाना कौन थे, अनंगपाल थे, ठीक है। तो अनंगपाल के अपना कोई पुत्र नहीं था, तो अनंगपाल ने अपने दामाद को, ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया, ठीक है। तो ये सेकंड जो कथानक है इसका, उसमें हम डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरे में ये दिखाया है कैमासवध और संयोगिता स्वयंवर। उसके बाद तीसरे कथानक में जो पृथ्वीराज जो थे वो आखेट के लिए जाया करते थे, और वहाँ पर जो आखेट में जो उनकी वीरता का वर्णन है वो चंद्रवरदाई ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, वीरता का बहुत ओजस्वी वर्णन किया है। तो जब पृथ्वीराज चौहान आखेट पर जाया करते थे तो क्या हुआ करता था कि जब वो आखेट पर जाते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि कैमास, एक उनका जो है, कैमास जो था उनका सेनापति था। तो सेनापति ने जो है उनकी दासी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, ठीक है। जब कैमास ने दासी के साथ दुर्व्यवहार किया तो इसका संदेशा, इस घटना का संदेशा जो है वो रानी ने भेजा पृथ्वीराज तक, ठीक है, जो कि आखेट के लिए गए हुए थे। तो पृथ्वीराज जो हैं अंधेरे में ही आते हैं, मतलब किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में तीर छोड़ करके कैमास को मार देते हैं, यानी कैमास की मृत्यु हो जाती है। तो कैमास की मृत्यु कर देते हैं, अंधेरे में तीर छोड़ देते हैं, किसी को कानो कान पता नहीं चलता है कि कब जो है वो कैमास वध हो गया, ठीक है। एक तो ये है। अगले दिन जो है चंद वरदाई जो है वो उसमें राजसभा में बताते हैं सबको कि ऐसा जो है किया गया और किस तरह से कैमास का वध किया गया। तो चंद्रवरदाई को सपने में ये बात पता चलती है, ठीक है, सपना आता है, तब वो इस चीज़ को अपनी कविता में ढाल करके बताते हैं। तो ये सारा वर्णन जो है, कैमास वर्णन, ये कथानक में आ गया। इसके अलावा क्या होता है कि जो
कि जो कन्नौज का राजा था उस समय, जब जो कन्नौज का राजा था जयचंद, तो क्या होता है कि देखिए, जब गोद ले लेते हैं दिल्ली के राजा अनंगपाल इनको, पृथ्वीराज चौहान को, तो दिल्ली और जो अजमेर है, ठीक है, तो क्या होता है दिल्ली और, देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गई यहाँ पर, आप देखिए ये जो सोमेश्वर थे, ठीक है, ये अजमेर के राजा थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्नौज के राजा नहीं थे बल्कि अजमेर के राजा थे। सोमेश्वर कहाँ के राजा थे? अजमेर के थे। तो जब अजमेर और दिल्ली के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, गोद ले लेते हैं अनंगपाल, तो इस बात से क्या होता है, जयचंद जल जाता है, मतलब जयचंद को ईर्ष्या हो जाती है कि अजमेर और दिल्ली दोनों जो है एक राज्य कैसे हो गए, ठीक है। तो ऐसे में जो जयचंद था वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए वो क्या करता है कि राजसूय यज्ञ का आयोजन करता है, और उस राजसूय यज्ञ में विभिन्न राजाओं को निमंत्रण देता है विभिन्न कार्यों को करने के लिए। तो वो निमंत्रण जो है, एक दूत जो है वो निमंत्रण लेकर पृथ्वीराज चौहान के पास भी जाता है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान से जब को निमंत्रण देता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है उसके उस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं, ठीक है। और चंद जो है अपनी कविता के अंदाज में, अपने काव्य के अंदाज में उनसे कहते हैं कि राजा तो बस एक ही है, पृथ्वीराज चौहान राजा सिर्फ एक ही है, और कोई राजा नहीं है जो राजसूय कर सके। तो इस तरह से जब वो कहते हैं, और ये संदेशा जब दूत जो है राजा जयचंद को सुनाता है, तो जो है जयचंद चिढ़ जाता है इस बात पर, और जयचंद क्या करता है कि अपने द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति बनवाता है एक, और उस द्वारपाल की मूर्ति जो होती है वो एक्चुअली होती किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की होती है। यानी वो पृथ्वीराज चौहान को केवल द्वारपाल उसको जो है घोषित कर देता है कि हाँ, ये इसकी जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जगह सिर्फ मेरे दिल में सिर्फ द्वारपाल की है, ठीक है। यानी पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उधर जो उसकी पुत्री होती है जयचंद की, संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में बहुत सुना था संयोगिता ने, तो वो उन पर मुग्ध हो गई थी और वो उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। तो इसी राजसूय यज्ञ में संयोगिता का स्वयंवर भी हुआ, ठीक है। तो स्वयंवर के लिए जब वो जयमाल लेकर जाती है तो देखती है कि किस तरह से द्वारपाल पर पृथ्वीराज चौहान की जो है मूर्ति बनाई गई है द्वारपाल के रूप में। तो संयोगिता क्या करती है, उसी पर अपनी जयमाला उनको पहना देती है। तो ये बात जब पृथ्वीराज चौहान आखेट के लिए जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलती है कि संयोगिता ने ऐसा किया है, तो फिर क्या होता है, अब फिर आगे की कहानी होती है। फिर आगे जो है संयोगिता स्वयंवर तो टल ही जाता है, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, जब जयचंद को पता चलता है कि संयोगिता ने ऐसा किया, तो जयचंद क्या करता है, बंदी बना लेता है संयोगिता को, और गंगा तट पर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर संयोगिता को मतलब दंड दिया जाता है, वो वहाँ रह रही होती है। गंगा तट के किनारे जो है पृथ्वीराज चौहान जाते हैं, और संयोगिता और उनकी सखियाँ, मतलब पहले तो संयोगिता अपनी सखियों से कहती हैं कि देख कर आओ, उनको पहचानो कि वही है। तो जब उनकी सखी, क्योंकि सखी जो है उन्होंने पहले से पृथ्वीराज चौहान को देख रखा था, तो सखी जो है पहचान जाती है, और संयोगिता फिर उनसे मिलती हैं, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। तो अपहरण करके ले जाते हैं। राजा जयचंद जो होता है इस बात पर बहुत ही नाराज़ हो जाता है, युद्ध के लिए ललकारता है संयोगिता को जो है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान बहुत लड़ते हैं सेना से और युद्ध करते हैं, लेकिन वहाँ जो उनके सेनापति और जो चंद जो होते हैं, चंद्रबरदाई तो उनके अभिन्न मित्र थे, वो तो उनके साथ ही रहते थे हमेशा, ठीक है। तो वो उनसे कहते हैं कि चंद्रबरदाई उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि संयोगिता के साथ, यानी रानी संयोगिता के साथ आप ऐसा करिए, दिल्ली चले जाइए और सेना को हम संभालते हैं। तो जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो संयोगिता को ले जाते हैं दिल्ली, और पीछे जो है बहुत सारे सैनिक, बहुत से सामंत और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस सेना में मारे जाते हैं। यानी पृथ्वीराज की सेना कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है उस घटना की वजह से। फिर वो संयोगिता का मतलब इस तरह से संयोगिता से विवाह कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कथानक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये हो जाता है, जब संयोगिता से विवाह कर लेते हैं, हालांकि 14 विवाह जो हैं पृथ्वीराज के दिखाए गए हैं पृथ्वीराज रासों में। तो कौन कौन से विवाह थे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से रानियां थी पृथ्वीराज की बहुत सी, लेकिन संयोगिता उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी।
तो जब उनका विवाह हो जाता है तो राजा जो है वो अपनी पत्नी पर इतना अधिक मुग्ध हो जाता है कि 6 महीने तक वो मतलब बाहर ही नहीं निकलता। राज काज के जो कार्य हैं उनको देखता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तब चंद जो हैं वो राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्योंकि चंद ही एक ऐसे थे, चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के जो है शयन कक्ष में भी प्रवेश कर सकते थे। सिर्फ वो ही ऐसे थे, उन्हीं को इतना अधिकार था कि वो जा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की मित्रता बहुत ही अभिन्न मित्र थे दोनों। तो जब चंद्रबरदाई को ये लगता है कि राजा नहीं समझ पा रहे हैं, उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और गौरी ने आक्रमण के लिए ललकारा था उस समय, तो फिर चंद्रबरदाई चले जाते हैं सीधे उनके शयन कक्ष में और सीधे से उनसे कहते हैं कि आप जो है आप कहाँ खोए हुए हैं, आपको जो है राजकाज देखना चाहिए। इस तरह से उनको समझाते हैं कि गौरी हमें ललकार रहा है। तब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का जो है उन्हें पश्चाताप होता है कि ये बात तो सही है कि उनको जो है राजकार्यों की तरफ देखना चाहिए था। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन चंद्रबरदाई कहते हैं कि हमारे बहुत सारे सामंत, हमारे बहुत सारे सैनिक जो हैं वो मर चुके हैं। जो संयोगिता को के अपहरण वाली घटना में बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए थे, इसलिए हमारे पास सैन्य शक्ति कम है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर भी गौरी से जाकर युद्ध लड़ते हैं। तो चौथे कथानक में है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच की लड़ाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच युद्ध होता है। तो जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान, जयचंद के षड्यंत्र के कारण पृथ्वीराज चौहान जो है वो बंदी बना लिए जाते हैं। और फिर जब बंदी बना लिए जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो जो मोहम्मद गौरी होता है, गौरी वो उनकी दोनों आंखें फोड़ देता है, यानी उनको एक दंड देता है। हालांकि इससे पहले उनकी उदारता दिखाई गई है पृथ्वीराज रासों में, कि पृथ्वीराज चौहान इतने उदार थे कि मोहम्मद गौरी ने पहले भी कई बार आक्रमण किया और हर बार जो है वो पराजित हो गया पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे दंड नहीं दिया, उसे कोई खास मतलब ऐसा दंड नहीं दिया जिसकी वजह से उसका जीवन नष्ट हो जाए, या केवल दंड ऐसा दिया जो कि एक आर्थिक दंड जिसको बोल सकते हैं, बस ऐसा ही दंड दिया उनको। लेकिन जिस तरह से जो गौरी था उसने क्या करा, पृथ्वीराज की आंखें ही फुड़वा दी। ठीक है, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार गौरी को छोड़ा और यही कहा कि युद्ध ना हो, मतलब शांतिपूर्वक हर मामले को निपटाने की कोशिश की। लेकिन आपको मालूम है कि गौरी तो ऐसा ही था। मोहम्मद गौरी जो था उसने जब आंखें फुड़वा दी और उनको अंदर कारावास में डाल दिया, तो चंद को ये बात जब पता चलती है तो चंद क्या करते हैं, चंद्रबरदाई जो है उस समय ये पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है वो 2.5 महीने में 2,500 पृष्ठ उसके लिखे गए थे। तो पृथ्वीराज रासो वो लिख रहे थे उस समय। पृथ्वीराज रासो को ऐसे ही अधूरा छोड़ के अपने पुत्र जल्लड़ को जो है सौंप देते हैं कि अब तुम्हें इसको पूरा करना है। ठीक है, और मुझे पृथ्वीराज की जान बचाने जाना है, मुझे पृथ्वीराज से मिलने जाना है, क्योंकि वो उनके अभिन्न मित्र थे और ये तो मित्रता का कर्तव्य उन्हें निभाना था, तो उन्हें जाना ही था। तो इसके बारे में उन्होंने खुद भी उल्लेख किया है अपने काव्य में कि जो है इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गज्जन नृप काज। ठीक है, ये इस तरह से पंक्तियाँ लिखी हैं। ये बात उन्होंने खुद ही जाहिर की है कि उन्होंने अपने बेटे जल्लड़ को दिया था। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जल्लड़ उसको जो काव्य था पृथ्वीराज रासो उसको पूरा करते हैं। ठीक है, और करने के बाद उधर चंद्रबरदाई जो है वो मिलने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान वो कारावास में बंद होते हैं। तो वो जो मोहम्मद जो गौरी था उसको जा कर के चंद्रबरदाई बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कितने वीर साहसी राजा हैं, उनकी वीरता की गाथाएं उनको सुनाते हैं। तो गौरी जो होता है वो कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता जब तक मैं इस चीज़ को देख नहीं लूँगा। तो वो उनसे कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, यानी केवल शब्दों को सुन करके बिना देखे बाण चलाना जानते हैं। तो गौरी इस बात पर प्रभावित होता है, कैसे ना कैसे करके चंद्रबरदाई उसको प्रभावित कर लेते हैं अपनी बातों से। और इस तरह से जब प्रभावित हो जाता है गौरी, तो क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए अपने मित्र से मिलना है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से मिलने। गौरी उनको अनुमति दे देता है,
लेकिन कुछ दूरी पर खड़े होकर बात करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो जब वो जाते हैं अंदर, उनको देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उस घटना का वर्णन उन्होंने किया है और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से वो कहते हैं कि जो है मैं यहाँ से आपको मुक्त कराऊंगा और मैं इस तरह से गौरी से आपकी तारीफ़ करके आया हूँ। एक ही तीर में आपको शब्द भेदी बाढ़ चलाकर दिखाना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान को मैदान में लाया जाता है। मोहम्मद गौरी भी बैठता है वहाँ पर और मोहम्मद गौरी कहता है कि अगर ये जो शब्द वेदी बाढ़ ये एक ही तीर से नहीं चला पाए पृथ्वीराज चौहान, तो हम इन्हें मृत्युदंड दे देंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब तो वहाँ पर जो चंद्रवरदाई होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान को प्रेरित करते हैं और एक वाक्य बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान से एक वाक्य बोलते हैं जिसमें एक इशारा छिपा हुआ था मोहम्मद गौरी को मारने का, और वो अपने सिर्फ एक ही छंद में वो उस दूरी को बता देते हैं, उस डिस्टेंस को बता देते हैं जिस डिस्टेंस पर मोहम्मद गौरी वहाँ बैठा होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान से, 4 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहू पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठे हुए हैं और वो इशारों में कहते हैं कि तुम्हें चूकना नहीं है, एक ही तीर से जो है मार देना है। तो पृथ्वीराज चौहान, पहले तो उनका जो फेस होता है वो दूसरी तरफ होता है, लेकिन जब उनको इशारा समझ में आ जाता है तो वो घूम करके सीधे बाण तान देते हैं किस पर, गौरी पर, और इस तरह से गौरी का अंत हो जाता है। और जब गौरी का अंत हो जाता है तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दूसरे के कटार भोग देते हैं और इस तरह से दोनों अपने आप को, अपने प्राणों का अंत कर लेते हैं। तो ये जो इस तरह से गौरी का अंत करके दोनों जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो ये कथानक मैंने आपको बताया, छंदों का अजायब घर इनको कहा गया है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 72 छंद वाली बात थी जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी, देखिए बृहद संस्करण के अंतर्गत जो बात कही गई थी 72 छंद थे, लेकिन 68 छंद बाद में कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 68 भी मिलेंगे। तो अगर आपको 4 ऑप्शन में से 68 भी दे रखा है तो 68 पर लगाएंगे, अदरवाइज ये नहीं दे रखा है तो आप 72 वाला लगाएंगे। लेकिन जो सर्वमान्य पहले 72 ही था, लेकिन अब जो है काट छाट के 68 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने आपको पृथ्वीराज रासो की कहानी सुनाई है। लेकिन आप एक काम जरूर करेंगे कि भारत एक खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उससे रिलेटेड जो है मूवी बनाई गई थी, उसके 2 पार्ट आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आपको अच्छे समझ